नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी का दमन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरण अभिलेख से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या था? तो दोस्तों प्रांतीय स्वशासन का उपवन था, पहला सही हो जाएगा। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपवन था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपवन था। तो देखिए दोस्तों तीनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण क्या था? इसका कारण था बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीली क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? यह है उत्तरी सागर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों के समूह में कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट आबू निर्मित है तो दोस्तों किससे निर्मित है? तो दोस्तों ये निर्मित है ऑप्शन नंबर सी, नीस से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो दोस्तों कहाँ पे उच्चतम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जिसे हम नोएडा बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों यह करता है ऑप्शन नंबर सी, NSSO। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो दोस्तों कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण है, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित है, और उसके बाद लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी बैंक आई थी? ये आई थी भारतीय स्टेट बैंक। कब आई थी ये? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद किस बैंक की स्थापना हुई थी? अग्रणी बैंक योजना, ये कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना उसके बाद हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ये कब हुई थी?
1975 में, और सबसे लास्ट में नाबार्ड की स्थापना ये हुई थी 1982 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। तो दोस्तों क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान अधिनियम 1952 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की न्यायपालिका हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो दोस्तों ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई। तो दोस्तों ये कब संशोधित की गई थी? 1976 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो किसकी होती है? दोस्तों ये होती है विटामिन ए की, विटामिन ए की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत फलक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडान जो गैस होती है नोबल गैस नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों माना संख्या कौन सी है? माना संख्या वो है, 2 अंकों की संख्या है 10x + y। ठीक है, ये संख्या है। अब क्या कह रहा है? यदि अंकों का अंतर 4 है तो अंक कौन कौन से हैं? x और y। अंकों का अंतर कितना है? 4 है। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो संख्या कौन सी थी? 10x + y। अब क्या कह रहा है? अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ तो 10y + x, इसका योग कितना है? इसका योग है 132। ठीक है, देखिए यहाँ पे 132 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x + y = 12। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? देखिए ये है x - y = 4, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है? x + y = 12। ठीक है, जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। 2x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 8। और y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे, समीकरण 2 या 1 में रख देंगे। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? संख्या निकालना है। ठीक है, संख्या क्या थी हमारे पास? संख्या थी 10x + y। ठीक है, 10x + y में x की वैल्यू रखेंगे 8। ठीक है, तो 10 × 8 और y की वैल्यू कितनी रख देंगे? y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 10 × 8 80 और 84। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है और उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपने खर्च को नहीं बढ़ाया। नवीनतम भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी प्रारंभिक आय थी वाई, इसकी प्रारंभिक आय थी वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाई पर वो 25% खर्च करता था। ठीक है, तो वाई पर हम 25% खर्च कर दें। ठीक है, वाई पर हम 25% खर्च कर दें। अब क्या कह रहा है, उसके वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अब वेतन कितना हो गया, पहले वेतन था वाई, अब कितना हो गया वेतन, अब हो गया वाई, 1,000 की वृद्धि हो गई तो 1,000 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है कि उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, तो जो नया वृद्धि है उस पर कितना खर्च हो गया, 20%। ठीक है, 20% हो गया। ठीक है, अब इसमें कितने क्या करना है, उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करनी। देखिए y इंटू 25/100 इक्वल टू वाई प्लस 1,000 गुणे 20/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4,000। ठीक है, सॉल्व करने पे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4,000। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14,161 का वर्गमूल है। तो दोस्तों यह किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 119। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। ठीक है, जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 10 लोगों की कुल आयु कितनी थी, 10 लोगों की औसत आयु कितनी थी, 16 थी, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 160। अब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो कितने छात्र बचे, 8 छात्र बचे। ठीक है, अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 16.25। ठीक है, तो 8 छात्रों की कुल आयु निकालना है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 130। अब क्या कह रहे हैं, छोड़े जाने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, तो कुल लोगों की आयु कितनी थी 160। ठीक है, बचे कितने, 8 लोगों की आयु कितनी हो गई 130। ठीक है, तो इसमें जब इसको घटा देंगे तो 2 लोगों की आयु निकल आएगी, कितना आ जाएगा, ये 30 साल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 साल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का मान ज्ञात करिए। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डैश 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 प्लस 8 भाग √12 माइनस √12 माइनस √12 प्लस डैश 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 माइनस 8। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो दोस्तों यह है महादेवी जी की रचना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए विशेष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग निकालना है तो इसमें आप वाक्य बना लीजिए। ठीक है, वचन दिया जाता है, हानि होती है, प्यास लगती है और बचत की जाती है। तो क्या दिया जाता है, वचन दिया जाता है। तो समझ में आ रहा है ना पुल्लिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वचन दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मेरे द्वारा मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए मैंने खुद को सुधार लिया या मैंने अपने को सुधार लिया, तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए ये यहाँ पे मेरे नहीं होगा और मेरे किस में आता है, सर्वनाम में। तो किस प्रकार की अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों बादल का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अम्बुद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लिव। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों इसका पैराग्राफ में ये आंसर यहाँ पे दिया गया है, द मैन लिव्ड इन थिक फॉरेस्ट, मतलब कहाँ पे रहता है वो, जंगल में। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं इसका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे रहता था, प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रहता था, ऑप्शन नंबर बी इन द जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द कार्स डोर्स आर लूज। देखिए दोस्तों देखिए कार्स नहीं होता है। ठीक है, डोर्स होता है मतलब दरवाजे होता है, कार्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डोर्स ऑफ द कार आर लूज। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें आर्टिकल भरना है, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। ठीक है, आर्टिकल इसमें क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज कन्वर्टेड टू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द जज कमांडेड देम टू द कॉल फर्स्ट विटनेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें डायरेक्शन क्या दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 45, आवर टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। ठीक है, हैड, हेल्पिंग वर्ब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और भले ही वे समानतया मान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर तय कीजिए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखिए कथन क्या दिया है, कथन दिया है कि सभी कारें जीप हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये जो सभी कारें, ठीक है, माना ये कार है, ठीक, और क्या कह रहा है, सभी कारें जीप हैं, सभी कारें जीप को हम जैसे लिखेंगे। ठीक है, जीप हैं। अब क्या कह रहा है, सभी जीप 4 पहिया है, जो सभी जीप हैं इसको हम बना देंगे 4 पहिया। ठीक है, वेन आरेक्ट डायग्राम से 4 पहिया। ठीक है, 4 पहिए को हम 4 से लिख रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी 4 पहिया कारें हैं। देखिए सभी 4 पहिया तो कारें नहीं है। ठीक है, कुछ 4 पहिया ये बाहर है। ठीक है, कार से बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ 4 पहिया, ये 4 पहिया हैं, कुछ 4 पहिया जीप है, तो इतनी जो कार हैं इसमें जीप भी आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यदि a बराबर 2, o बराबर 30, x बराबर 48 तो सा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए a का मान वर्णमाला में किस स्थान पर होता है, a होता है 1 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें कितना दिया गया, 2, यानी कि दुगना किया गया है। o कितने नंबर पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये होता है 15 नंबर पे, और यहाँ दिया गया 30 नंबर पे। ठीक है, ये भी दुगना हो रहा है। x कितने पे होता है, x होता है 24 नंबर पे, यहाँ पे 48 दिया है, यानी कि हर मान अपने मान का 2 गुना है। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू, सा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एस किस नंबर पे होता है, एस होता है आपका 19 नंबर पे। ठीक है, 19 नंबर पे होता है, तो 19 का 2 गुना लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, ए कितने नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, ए का 2 गुना लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2। और डब्लू कितने नंबर पे होता है, डब्लू होता है 23 नंबर पे, 23 का 2 गुना 46। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 86। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 86। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, एक सीरीज दी गई है। ठीक है, ऊपर और नीचे उसका पदक्रम दिया है, इसमें बताइए कौन सा गलत है। देखिए Q6, Q कहाँ पे है, Q है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, और 6 कहाँ पे, ये यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कितने पद हैं, इन दोनों के बीच में है 3 पद। ठीक है, PQJ। अगले उस पे आते हैं U और B। देखिए U यहाँ पे दिया है और B कहाँ पे दिया है, ये लास्ट में। कितने पद हैं इन सब के बीच में, 3 पद हैं। ठीक है, अब देखते हैं TE के बीच में कितने पद है। देखिए दोस्तों, T यहाँ पे है और E यहाँ पे, इनके बीच में 2 पद हैं। देखिए इसके में भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें कितने, 2 पद हैं। ठीक है, आगे ZO की बात करते हैं। देखिए Z यहाँ पे है, O यहाँ पे है, इसके बीच में कितने पद हैं, 8Q और P 3 पद हैं। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, TE। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, TE गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए तथा तय कीजिए निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन कथनों के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाली शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ठीक है, अच्छा लिखवा दिए, सही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाली शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। देखिए नाम लिखवाने से शैक्षणिक दौरा रद्द होता है, ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन ए और दो किसी ना, जो कथन ए है और कथन दो, ठीक है, या किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नाम शामिल हो गए तो इन लोगों ने कैंसिल करा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण का परिणाम हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, ठीक है। देखिए दो कथन यहाँ पे दिया गया थे। कथन क्या है, कथन दिया गया है ये F छोटा है K से, छोटा है बराबर है L से। अगला कथन क्या दिया गया है, H R और K। देखिए दोस्तों H R और K, देखिए इसको इसी में जोड़ देंगे, ठीक है। K से जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे, ठीक है, R की तरफ मुँह है तो नीचे जोड़ देंगे, और इसका मुँह किसकी तरफ है, ये है H की तरफ। अब क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन H बड़ा है L से। देखिए H कहाँ पे, H ये यहाँ पे, L ये यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, H बड़ा है L से, ठीक है। देखिए दोस्तों ये इधर ऊपर चलता चला गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, H बड़ा है, जबकि ये गलत है, L बड़ा है H से, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देखिए H, ठीक है, मुँह इधर है, फिर इधर 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 जाते जाते ये है, तो यानी कि L बड़ा है। अगले उस पर बात करते हैं, R बड़ा है F से, ठीक है। F कहाँ पे, ये है, ठीक है। R कहाँ पे, ये है, तो जब इधर से आएंगे तो ये R बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों को बहुमंजिला इमारत के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो किस प्रकार की खेती होती है, तो दोस्तों ये होती है लंबवत खेती। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लंबवत खेती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था, ये था ग्रीन पीस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अब स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पे ये स्थित है, दोस्तों ये है कानपुर में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाले प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये है सोनभद्र में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी, तो दोस्तों यह थी तिथि 10 दिसंबर 2020। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 22 अप्रैल 2022 को मनाए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी, तो दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या थी, हमारे ग्रह में निवेश करें। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। हेलिना क्या है, तो दोस्तों हेलिना है स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों की गठन किया गया, तो दोस्तों 13 नए जिलों का गठन कहाँ पे किया गया, यह है आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, यह प्रतिमा किसकी है, तो दोस्तों बताइए स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा किसकी है, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1889 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 3 मई को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंथिया रोसेनजविक को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था कोपेनहेगन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए दोस्तों ये हिंदी का पैराग्राफ दिया है। ठीक है। आप लोग इसको कम से कम 2 बार सावधानीपूर्वक पढ़िए। ठीक है। पढ़ने के बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। साहसी मनुष्य क्या उधार लेता है? तो दोस्तों देखिए पैराग्राफ में कहाँ पे इसका आंसर दिया है, साहसी मनुष्य क्या उधार लेता है। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है। ठीक है। क्या नहीं उधार लेता है? सपने। ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों 71 का आंसर क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? ये सपने उधार नहीं लेता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। साहसी मनुष्य किसके समान है? तो दोस्तों चलिए इसका भी आंसर देखते हैं पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों इसका पैराग्राफ में ये आंसर यहाँ पे दिया है, साहसी मनुष्य तो सिंह के समान है। किसके समान है? सिंह के समान है। ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सिंह के समान है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ में यहाँ पे दिया है, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है। ठीक है। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मनुष्यता को प्रकाश। ठीक है। चलिए लगाते हैं आंसर इसका। तो दोस्तों किसको प्रकाश मिलता है? ये मनुष्यता को। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो चलिए दोस्तों इसका भी पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों कैसे जीवन को महान बताया है? देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे दिया है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ठीक है। साहसी जीवन को इन्होंने महान बताया है। ठीक है। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों मतलब साहस मतलब एक तरह से हिम्मत। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिम्मत को महान बताया, हिम्मती जीवन को महान बताया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें व्यवहारशील है, आदर्शवादी है और व्यवहार कुशल है। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में लाने के योग्य, ये व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए दोस्तों एक बार ये फिर हिंदी का पैराग्राफ दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनपढ़। तो अनपढ़ देखिए अन है, ये अन ना आधा है। ठीक है। अनपढ़ किससे बनता है? अनपढ़ बनता है अन से, और जो ये ना होता है ये पूरा होता है, आधा नहीं होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब। देखिए दोस्तों इसका आंसर कहाँ पे है? चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक मनुष्य में आत्मिक ज्ञान ना हो, यानी कि जब आत्मिक ज्ञान होता है तब वह सुखी हो जाता है। ठीक है। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जब उसमें आत्मिक ज्ञान हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सुख साधन का विग्रह और समास क्या है? तो दोस्तों इसका विग्रह हो जाएगा सुख साधन का सुखों से साधन, और इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ पे दिया गया? चलिए आंसर लगा देखते हैं इसका कहाँ पे है।
देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ में, सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से भी अच्छा है, ठीक है, जो निर्दय व चरित्रहीन है। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयालु व सच्चरित हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अच्छी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? अनु उत्तरदायी बनाना, ठीक है। अच्छी शिक्षा की विशेषता होती है उत्तरदायी बनाना, ना कि अनुत्तरदायी बनाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। निम्न दंड आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा परिणामों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे 4 प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों, एक ये आरेख दिया गया है, ठीक है। आरेख में क्या दिया गया है? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। कक्षा 6 में कितने उत्तीर्ण हैं? देखिए बालक में कितने हैं? 80, ठीक है। और बालिकाओं में कितने हैं? ये 70 हैं, ठीक है। जो ये ब्लैक वाला है ये क्या है? बालिका, ठीक है, गर्ल्स वाला है, ठीक है। और ये जो वाइट वाला आरेख दिया गया है ये किसका है? ये बॉयज़ का है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? कक्षा 6 में देखिए 80 लड़के हैं और 70 लड़कियां हैं जो उत्तीर्ण हुई हैं। इसी तरह कक्षा 7 में कितना है? कक्षा 7 में है 40 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है? 100 लड़कियां हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। कक्षा 8 में कितना है? 90 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको कहीं लिख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो वह कक्षा कौन सी है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए सर्वाधिक निकालना है तो कक्षा 8 में कितनी है? कक्षा 8 में लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 90, ठीक है। कक्षा 8 में 90 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? लड़के हैं 50। टोटल कितने लोग उत्तीर्ण होते हैं? 140। कक्षा 6 में कितने हैं? कक्षा 6 में हैं 40 लड़कियाँ हैं, 40 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं? 100। तो कितना हो गया? ये 140 इसमें उत्तीर्ण हुए, ठीक है। कक्षा 10 में कितना है? कक्षा 10 में 70 हैं लड़के और 90 लड़कियां, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 160। और कक्षा 9 में कितना है? 70 लड़कियां हैं और लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं। कितना हो जाएगा टोटल? 150। सबसे ज़्यादा किसमें उत्तीर्ण हुए? 160 कक्षा 10 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कक्षा 7, 8 और 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों चलिए अनुपात निकालते हैं। कक्षा 6 में लड़कों का अनुपात पहले निकालेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, लड़कों की संख्या, ठीक है, बॉयज़ लिखते हैं, ठीक है। कक्षा 6 में कितने लड़के हैं? 6 में है 40 लड़के हैं। 7 में कितने हैं? 90 लड़के। और 7 में 40 हैं, 8 में 90 हैं और 9 में कितने हैं? 9 में है 70, ठीक है। तो टोटल कितने लड़के हैं? टोटल लड़के हो गए 200 लड़के हो गए, ठीक है। अब लड़कियां कितनी हैं कक्षा 7 में? कक्षा 7 में लड़कियां हैं 100। कक्षा 8 में कितनी लड़कियां? 50। और कक्षा 9 में कितनी लड़कियां हैं? ये हैं 80, ठीक है। कितना हो जाएगा ये बताइए? तो हो जाएगा ये 230। तो इसका क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो 200 अनुपात 230, ठीक है। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 20 अनुपात 23। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों के प्रति कक्षा के आधार पर औसत क्या है, ठीक है। तो देखिए औसत निकालना है, जो लड़के जितने उत्तीर्ण हुए उनका औसत निकालना है, ठीक है। तो कक्षा 6 में कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? ये हुए 80। 7 में कितने उत्तीर्ण हुए? 40। 8 में कितने उत्तीर्ण हुए? 90। और कक्षा 9 में कितने उत्तीर्ण हुए? 70। और 10 में कितने उत्तीर्ण हुए? ये भी 70 है, ठीक है। इनका औसत निकालना है तो कितनी कक्षा हैं? टोटल 5 कक्षा हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये ऊपर जोड़ने पे 350 और नीचे कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 70। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 70। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों के प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है? तो देखिए दोस्तों, लड़कियों के प्रति कक्षा में औसत निकालेंगे, कितनी संख्या हो जाएगी उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या? देखिए उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का औसत निकालेंगे। कक्षा 6 में कितने? 70। 7 में कितनी है? 100, ठीक है। 8 में कितनी है? 8 में है 50। और 9 में कितनी है? 80। 10 में कितनी है? 90, ठीक है। और इसका औसत निकालेंगे तो 5 से भाग कर देंगे। टोटल कितना आया? टोटल आया 390/5। टोटल कितना?
सॉल्व करने पे कितना आया 78। तो उत्तीर्ण लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा 78। ठीक है, 78 कौन से कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर है? देखिए कक्षा 6 में लड़कों की संख्या कितनी 80। तो ये कितने निकटतम है? ये 78 के निकटतम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % कम है? तो दोस्तों चलिए इसका आंसर निकालते हैं। कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी? देखिए अभी हम लोगों ने पूरा निकाला था ना, टोटल कितने लड़के थे? 390 लड़के थे उत्तीर्ण। ठीक है, औसत जब हम निकाल रहे थे तो हमने लड़कों की उत्तीर्ण संख्या निकाली थी, 390 आई थी। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लड़कियों की संख्या निकाली थी, कितनी थी? 390। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, कितना प्रतिशत कम है? देखिए जो 350 है 390 से कितना कम है? 40 कम है। और किससे कम है? 390 से कम है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10.25%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। बार ग्राफ में समस्त विश्व से भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक ग्राफ दिया है जिसमें 1992 में FDI कितनी है? 5.7। 1993 में कितनी है? 10.15। और 1994 में कितनी है? 20.16। 95 में कितनी है? 10.22। 96 में 24.23। और 97 में 31.36। एक बार आप लोग इसको रफ कॉपी में लिख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 1992 और 93 में विदेश प्रत्यक्ष निवेश का कुल योग कितना है? तो 1992 में कितना था? देखिए अभी हमने ऊपर बताया था 1992 में कितना है? 5.7। 1992 में है। 93 में कितना है? 93 में है 10.15। ठीक है, और दोनों का योग ज्ञात करना है तो प्लस हमने पहले ही लगा दिया। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा? 15.85। ठीक है, और जो किस में था? ये करोड़ में था, तो 15.85 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, दर्शाई गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेश प्रत्यक्ष निवेश किया गया? चलिए देखते हैं कहाँ पे ये दूसरा है। देखिए पहला कहाँ पे सर्वाधिक? पहला है 1997 में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहाँ पे? दूसरा है 1996 में, जो है दूसरे नंबर पे 24.23। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1996 में था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1996। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 1997 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा? देखिए 1997 में कितना है? 1997 में है 31.36। अब क्या कह रहा है? सभी वर्षों का औसत निवेश। तो सभी वर्षों का औसत निवेश निकालेंगे, कितना हो जाएगा? से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात का निशान लगा दिया। ठीक है, और सभी वर्षों में औसत निवेश कितना हो जाएगा? ये देखिए 1992 में कितना है? 5.7। 93 में कितना है? 10.15। 94 में कितना है? 20.1। 95 में कितना है? 95 में है 10.22। 10.22। 96 में कितना है? 26.23। और 97 में कितना है? 97 में 31.36। 31.36। इसका परसेंटेज निकालना है, वो निकालना औसत। तो जितने सन दिए गए हैं, जितने साल दिए गए हैं, उससे डिवाइड कर देंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? देखिए इधर तो 31.36 ही है, 31.36। ठीक है, अनुपात इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 16.97। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 16.97। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2:1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 1996 और 97 के बीच भारत में किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संपूर्ण अंतर कितना है? तो देखिए दोस्तों 97 में कितना है? देखिए 1997 में, ठीक है, 97 में कितना है? 31.36। ठीक है, और 96 में कितना है? 1996 में FDI कितना है? 1996 में है 24.23। ठीक है, तो इसका अंतर पूछ रहा है तो दोनों को घटा देंगे। अंतर कितना आ जाएगा? 7.13, जो कि किसमें? करोड़ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7.13 करोड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90,
वर्ष 1992-93 का वर्ष 1996-97 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल अंतर क्या है। तो देखिए कुल अंतर निकालना है, तो देखिए 96-97 का निकालेंगे, ठीक है। वर्ष 1996 और 97 का प्लस 97 का, 96 में कितना है FDI, 96 में 24.23, ठीक है, और 97 में कितना है 31.36, जोड़ने पे कितना आ जाएगा टोटल 55 ये आ जाएगा 59, ठीक है, 96-97 का। इसी तरह 92-93 का निकालेंगे, 92-93 का कितना है, 92 सन 1992 में कितना है 5.7, 93 में कितना है 10.15, ठीक है, 10.15, जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15.85। अब क्या कह रहा है कुल अंतर निकालना है। देखिए अंतर निकालना है तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 55.51, ठीक है, 5-9 से, ठीक है, क्या घटा देंगे 15.85 घटा देंगे, 15.85 घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों 39.74। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39.74। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95। देखिए दोस्तों 91 से 95 और 96 से 100 सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व कराते हैं 96 से 100 के बीच में, ठीक है। देखिए दोनों सेम तरह के क्वेश्चन हैं, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 96 से 100 के बीच में। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारणी का सावधानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो कि 1000 में दी गई है और इन शहरों में पुरुष तथा बच्चों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये एक आरेख दिया गया है, ठीक है, सारणी दी गई है जिसमें शहर क्या है, शहर P है, कुल व्यक्ति कितने हैं P में 48.35, इनकी संख्या किसमें 1000 में, ठीक है। इसको अगर पूरी संख्या निकालना है तो इससे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। पुरुष का परसेंटेज कितना है 38%, महिलाओं का कितना है 36 और बच्चों का कितना है 26%। इसी तरह अगर S की बात करते हैं, ठीक है, शहर S की बात करते हैं तो 44.42 कुल व्यक्ति हैं, 1000 से गुणा कर देंगे तो इसमें पूरी संख्या निकल आएगी। 35% इसमें पुरुष हैं, 45% महिलाएँ और 20% बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अलग किसी रफ कॉपी में बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। शहर R की महिलाओं की संख्या का शहर T की महिलाओं की संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो शहर R की महिलाएं की संख्या निकालेंगे। देखिए कितनी इसमें संख्या है, शहर R में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 54.2, ठीक है। 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये संख्या 1000 में है, ठीक है, 1000 से गुणा कर देंगे। इसमें महिलाओं का अनुपात कितना है R में 31% महिलाएं हैं, ठीक है, तो इसमें 31% महिला आ जाएंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, 2 0 से 2 0 इसको कट गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना इसका आ जाएगा, शहर R में महिलाओं की संख्या 16,802, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं शहर T में महिलाओं की संख्या। T में महिलाओं की संख्या कितनी है, T में कुल कितने व्यक्ति हैं 65.25, ठीक है। इनकी संख्या किसमें 1000 में है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं का है 28%, ठीक है। इसका 28% निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 18,270, ठीक है। सॉल्व करने पे 270 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब इनका कह रहा है अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालते हैं, क्या अनुपात हो जाएगा 16,802, ठीक है, अनुपात 18,270, ठीक है। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, काटने के बाद आ जाएगा 8,401 अनुपात 9,135। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं बच्चों की संख्या किस में कम है। देखिए दोस्तों बच्चों की संख्या है शहर Q में सबसे कम, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, Q में कितने व्यक्तियों की संख्या दी गई है, ठीक है। Q में व्यक्तियों की संख्या दी गई है 32.16, ठीक है। ये किस में दी गई है, ये है 1000 में, ठीक है, 1000 में दी गई है, ठीक है। अब इसमें बच्चों का परसेंटेज निकालना है, कितना है, बच्चों का परसेंटेज है 25%, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, चलिए दोस्तों बताइए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा Q में कितने बच्चे आ जाएंगे टोटल
8040, ठीक है, जो कि सबसे कम आएगा। ठीक है, सभी को सॉल्व करेंगे, आर को, टी को, एस को और क्यू को, तो सबसे कम किस में आ जाएगा, क्यू में। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या सभी शहरों में कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो शहर क्यू में निकालेंगे। ठीक है, शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, व्यक्ति किस में कितने हैं, शहर यू में, शहर यू में व्यक्ति हैं, देखिए 56.8। ठीक है, जिनकी संख्या किस में, हज़ार में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 56,800। अब क्या कह रहा है, कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितना है। तो कुल व्यक्ति निकालेंगे सभी शहरों में। ठीक है, कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए 1000 से तो हम गुणा कर देंगे क्योंकि 1000 में संख्या दी गई है। ठीक है, पी में कितने हैं, पी में है 48.35%। ठीक है, 48.35, और इसमें, ठीक है, और उसके बाद क्यू में कितने हैं, क्यू में है 32.16। ठीक है, प्लस 32.16, इसी तरह निकालेंगे। आर में कितने, 54.2, एस में कितने हैं, एस में है 44.42, टी में कितने हैं 65.25। ठीक है, और उसके बाद यू में कितने, 56.8। ठीक है, तो इसमें कितना निकालेंगे, आ जाएगा 1000 और ये पूरा अंदर जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये 301। ठीक है, 301.18। ठीक है, 301.18 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 301,180। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, ये जो 56,800 है, इसका कितना % है। तो देखिए परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 56,800, ये किसका परसेंटेज निकालना है, 30, 11, 80 का कितना % है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। शहर एस में महिलाओं की संख्या शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना % है। ठीक है, देखिए दोस्तों, शहर एस में महिलाओं की संख्या निकालनी है। शहर एस में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, देखिए दोस्तों, टोटल हैं 44,420 शहर एस में। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 45%। ठीक है, 45% महिलाएं हैं, तो कितना आ जाएगा इसमें, 19,989। ठीक है, अब किस में निकालना है, शहर पी में महिलाओं की संख्या निकालना है। शहर पी में कुल कितने लोग हैं, 48,350। ठीक है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 36%। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 17,406। अब ये पूछ रहा है इसका कितना % है, तो चलिए दोस्तों परसेंटेज निकालते हैं। 19,989, ये 17,406 का कितना % है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 114.8। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है। तो दोस्तों सभी शहरों की पुरुषों की औसत संख्या निकालना है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, देखिए शहर पी में कितने हैं, कुल 48,350 कुल व्यक्ति हैं। ठीक है, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 38%। शहर क्यू में कुल कितने लोग हैं, 32,160। ठीक है, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 45%। ठीक है, शहर आर में कितने हैं, 54,200। ठीक है, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 47%। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 47%। देखिए इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 47%। अगले क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टी में कितने हैं, टी में है 65,250। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 54%, तो 54/100। इसी तरह यू में निकालेंगे, यू में कितने हैं, 56,800। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 53%। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पे आ जाएगा 1,39,205। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है, तो कितने शहर दिए गए, 6 शहर दिए गए, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 23,200। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23,200। ठीक है।